हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। हमारे इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक। और इकोनॉमिक्स में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड को जानने से पहले हमें डिमांड के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, कि डिमांड क्या चीज़ होती है, डिमांड मांग क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखिए मांग का नियम जानने से पहले हम जानते हैं कि मांग क्या होती है। तो देखिए मांग के बारे में क्या कहा जाता है, डिमांड के बारे में। डिमांड आप किसको कहोगे? ठीक है, तो डिमांड का मतलब होता है कि किसी वस्तु की वह मात्रा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी जो कि निश्चित समय पर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर, निश्चित कीमत पर, ठीक है, निश्चित समय पर और निश्चित कीमत पर क्रय की जाएगी। ठीक है, तो किसी वस्तु की वह मात्रा जो निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर क्रय की जाएगी वो आपके मांग कहलाएगी। ठीक है, तो मार्केट में ऐसी कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो कि फिक्स प्राइस पर और पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के अंदर परचेज की जाती है वो आपके डिमांड कहलाती है। ठीक है, और परचेज कौन करता है? कंज्यूमर करता है। ठीक है, तो इस अगर डेफिनेशन में हम देखें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ रहा है कि फिक्स टाइम है। ठीक है, टाइम कैसा बताया? निश्चित समय है। यहाँ पे निश्चित समय के बाद यहाँ पे बात की जा रही है निश्चित कीमत की। ठीक है, हम ऐसे ही किसी को डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड का मतलब हो कि पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के अंदर पर्टिकुलर किसी दी हुई प्राइस पर जो क्वांटिटी परचेज की जाती है वो क्वांटिटी आपकी डिमांड कहलाती है। क्लियर है? तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे फिक्स टाइम की बात की जा रही है। पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के अंदर कोई भी जो कंज्यूमर होता है वो किसी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी वहाँ पे ख़रीदने के लिए तैयार होता है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, वो ही आपके क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। क्लियर है? तो डिमांड की डेफिनेशन है। अब देखिए डिमांड की डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से एनालिसिस करें तो इसमें 3 पॉइंट आपके सामने आएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट आपके सामने आएगा कि ये क्या है? एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। ठीक है, डिमांड को क्या माना गया है? प्रभावपूर्ण इच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डिमांड की जाएगी वो कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। तो कंज्यूमर उसको खरीदने के लिए तैयार है या नहीं है, उसमें खरीदने की तत्परता है या नहीं है, वो भी यहाँ पे डिपेंड करती है डिमांड के लिए। ठीक है, तो डिमांड में यहाँ पे कंज्यूमर की जो डिज़ायर है वो भी ध्यान में रखी जाती है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है या खरीदने के लिए तत्पर है वो चीज़ यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे एक इफेक्टिव डिज़ायर की बात आती है। ठीक है, कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए कितना पे करने के लिए तैयार है। ठीक है, उसकी कितनी इच्छा है, वो इच्छा कितनी प्रभावपूर्ण है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है? पे कर सकता है, खर्च कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभावपूर्ण इच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर बात करेंगे हम निश्चित कीमत की। यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या है? फिक्स है। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फिक्स प्राइस पर, एक तय की हुई कीमत पर वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर खरीदने के लिए तैयार है तो वो क्या है? उसकी डिमांड है। ठीक है, फिर बात करते हैं निश्चित समय। यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम की भी बात की है कि पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम यहाँ पे वीकली ले सकते हैं, हम यहाँ पे मंथली ले सकते हैं, हम यहाँ पे ईयरली ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कोई कंज्यूमर वीकली, मंथली या ईयरली खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, किसी फिक्स प्राइस पर। ठीक है, और उसकी इच्छा है, उसको खरीदने की तत्परता है उसमें खरीदने की, वो चीज़ आपके क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट हम लेकर के चलते हैं कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो किसी निश्चित समय पर किसी दी हुई कीमत पर कोई क्रेता खरीदने के लिए क्या है? तैयार है, कोई कंज्यूमर उसको खरीदने के लिए तैयार है, तो वो चीज़ उसकी वस्तु की क्या कहलाती है? मांग कहलाती है, उसकी डिमांड कहलाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे डेफिनेशन ये बात समझ में आ गई। अब इसी डेफिनेशन से हमें बात समझ में आ गई कि डिमांड का जो रिलेशन है ना वो प्राइस और टाइम से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिमांड का जो रिलेशन है वो प्राइस
और किससे है, टाइम से है। ठीक है, प्राइस और टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो डिमांड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। प्राइस के अकॉर्डिंग भी डिमांड कम ज़्यादा हो जाती है और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी डिमांड क्या हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है। तो डिमांड का जो मोस्ट रिलेशन है वो प्राइस और टाइम से है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर भी होते हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे कि जैसे कि हम बात करें, ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, यह भी आपकी क्या बता रही है, डिमांड बता रही है। कैसे डिमांड बता रही है, डी ए का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जो ए प्रोडक्ट है उसकी डिमांड, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, फ्रैक्शन, एफ मतलब फ्रैक्शन ऑफ किसका, पी ए मतलब क्या है, पी ए, पी बी और पी सी, ये तीनों चीज़ क्या है, ये तीनों चीज़ ये है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो रिलेट करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो रिलेट करने वाली वस्तुएं हैं जिन्हें हम संबंधित वस्तुएं कहते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आ सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आ सकते हैं, उनकी जो प्राइस है उस पर भी डिपेंड करती है डिमांड। ठीक है, फिर बात करें वाई का मतलब क्या है, वाई का यहाँ पे मतलब लिया हुआ है यील्ड से, मतलब इनकम से। ठीक है, और टी का मतलब क्या है, टी का मतलब टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो भी तो इफेक्ट करेगा डिमांड को। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है वेदर के अकॉर्डिंग भी डिमांड चेंज होती है। और पी का मतलब है पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के हिसाब से भी डिमांड में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो डिमांड का जो मोस्ट रिलेशन वो प्राइस और टाइम से है, लेकिन इसके अलावा दूसरे फैक्टर भी है जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो किसका फ्रैक्शन होती है, किसका फलन होती है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों का, आय का, उपभोक्ता की रुचि का, मौसम का और जनसंख्या का। ठीक है, तो जो डिमांड होती है वो इन सब का क्या होती है, फलन होती है। ठीक है, फलन मतलब हम फ्रैक्शन कह सकते हैं, इनका फ्रैक्शन होती है। तो डिमांड इन सब से भी इफेक्ट होती है। तो होप कि आपको डिमांड की डेफिनेशन समझ में आई होगी, डिमांड क्या है वो पता चला होगा। ठीक है, आप भी जब मार्केट में जाते हो तो किसी चीज़ को खरीदने के लिए आप में कितनी तत्परता है, आपकी कितनी इच्छा है, तो वो भी तो डिमांड कहलाती है। ठीक है, आप जाते हो मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्राइस पे कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हो तो वो आपकी डिमांड ही तो हुई। ठीक है, तो डिमांड का ये मतलब है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो डिमांड है वो बिल्कुल एक और दूसरा वर्ड है जिसे हम आवश्यकता बोलते हैं, डिज़ायर बोलते हैं। ठीक है, वांट हम जिसको कह सकते हैं, उनसे थोड़ा सा क्या है, मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। एक तो बोलती है मांग, ठीक है, एक तो होती है मांग और एक होती है आवश्यकता भी तो होती है, आवश्यकता होती है, उस हिसाब से भी हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। तो डिमांड और आवश्यकता में क्या अंतर है, ठीक है, इसमें अंतर किसी पॉइंट को लेकर के है। जो 3 पॉइंट आवश्यकता के अंदर है वो 3 पॉइंट मांग के अंदर भी है, लेकिन मांग के अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आवश्यकता और मांग के अंदर क्या डिफरेंस है। क्यों हो सकता है कि कहीं हम आवश्यकता को ही मांग ना समझ लें, इसलिए इन दोनों में भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। तो अभी हम देखते हैं कि मांग और आवश्यकता में क्या अंतर है। तो अभी हम डिफरेंस देखते हैं आवश्यकता और मांग के अंदर। ठीक है, आवश्यकता वांट, उसमें क्या चीज़ें आती है और डिमांड के अंदर क्या चीज़ें आती है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, ये अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, हम आवश्यकता की बात करें तो आवश्यकता के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहली चीज़ कौन सी आती है, खरीदने की इच्छा। ठीक है, अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो वो खरीदने की इच्छा रखेगा। ठीक है, उसको परचेज करेगा। तो उसमें क्या होती है, परचेज करने की इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, जिसे हम इफेक्टिव डिज़ायर कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात करें कि इच्छा पूर्ति के लिए साधन, द्रव्य का मतलब होता है मनी, उसके पास पैसा है या नहीं है। ठीक है, तो उसके पास उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए उसके पास पैसा भी है। ठीक है, आवश्यकता होती है तो उसको पूरा करने के लिए उसके पास पैसा है या नहीं है, वो उसके अंदर होता है। फिर बात करें साधनों को त्यागने की तत्परता। ठीक है, साधनों को मतलब मनी को खर्च करने की उसमें क्या होती है, तत्परता होती है। उसके अंदर वो क्या होती है कि मैं अपनी आवश्यकता को पूरा करूं। ठीक है, तो आवश्यकता जो होती है उसमें 3 चीज़ें आ जाती है। एक तो क्या आती है कि वो प्रभावपूर्ण इच्छा होती है, क्योंकि उसको आवश्यकता पूरी करनी है।
कि उसके पास खर्च करने के लिए पैसे होते हैं, और तीसरी बात कि वो खर्च कर देता है। ठीक है, तो आवश्यकता में 3 चीज़ें आती है, जबकि डिमांड जो है वो आवश्यकता से कैसे डिफरेंस है। तो इसके अंदर देखो, खरीदने की इच्छा भी होती है, ठीक है, इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन भी होते हैं इसमें, और साधन को त्यागने की तत्परता भी होती है। तो कुल मिला के इसके अंदर आवश्यकता होती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर इसके अंदर आ गई है तो इसका मतलब इसके अंदर आवश्यकता तो होती है, तभी इंसान क्या करता है, डिमांड करता है, तभी उस चीज़ को खरीदता है। तो आवश्यकता के अलावा 2 पॉइंट इसके अंदर एक्स्ट्रा आ जाते हैं। वो पॉइंट क्या है, एक तो है निश्चित कीमत, मतलब पर्टिकुलर किसी गिवन प्राइस पे उसको खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, फिर सेकेंड बात करते हैं निश्चित समयावधि। निश्चित समयावधि मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात आती है कि पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड में किसी गिवन प्राइस पर अगर किसी इंसान को कुछ खरीदने की ज़रूरत है तो वो चीज़ ही उसकी क्या है, डिमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिंदी में कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि मांग ऐसी प्रभावपूर्ण इच्छा है जो कि किसी निश्चित कीमत या फिर निश्चित समय अवधि में किसी वस्तु को क्रय करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ पे ये डिमांड है, तो डिमांड में 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है। अब देखिए, पर्टिकुलर किसी मतलब कीमत की बात की जा रही है, तो जैसे ही कीमत में अगर चेंज हो जाता है तो उसकी डिमांड में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको। फिर बात करें पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड की, तो पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड का मतलब ये है कि जैसे हम विंटर की बात करें तो विंटर में आपको क्या रहती है, स्वेटर्स की डिमांड होती है। ठीक है, जैसे ही विंटर गया तो क्या आप स्वेटर की डिमांड करोगे, नहीं करोगे। तो इसका मतलब कि पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड में, जैसे मॉर्निंग की बात करें तो आपको चाय पीने की क्या है, ज़रूरत है, तो आप चाय पियोगे। ठीक है, तो वो चाय की आपके लिए क्या होगी, डिमांड। जैसे ही मॉर्निंग का टाइम गया तो आप चाय नहीं पियोगे। तो मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड से भी इसका रिलेशन होता है। जैसे हम इसकी वीकली, मंथली या फिर ईयरली के हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर कीमत की बात करें तो कोई चीज़ अगर आपको 10 रुपये में मिल रही है और आपको उसको खरीदने की ज़रूरत है तो आप खरीदोगे, लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस 12 रुपये हो जाती है, ठीक है, तो आपको खरीदने की आवश्यकता है, आपको ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है कि आप उसको नहीं भी खरीदो। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड का ये रिलेशन है कि डिमांड के अंदर एक प्रभावपूर्ण इच्छा, आवश्यकता तो आती ही है, लेकिन वो उसका रिलेशन किससे रहता है, पर्टिकुलर किसी प्राइस से और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से। क्लियर है, तो ये डिमांड है और ये आपके आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि डिमांड कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ डिमांड, काइंड्स ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे कि मांग के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, डिमांड के अगर टाइप की अगर हम बात करें या मांग के प्रकार की बात करें तो आपके सामने 3 टाइप्स आ जाएंगे, इसके 3 काइंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, पहला इसके अंदर आएगा मूल्य मांग। ठीक है, मूल्य मांग का मतलब होगा प्राइस डिमांड, जिसका रिलेशन किससे होगा, प्राइस से होगा, पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की प्राइस से होगा, तो उसे हम कहेंगे प्राइस डिमांड। फिर सेकेंड आपके सामने आएगा आय मांग, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड का रिलेशन किससे होगा, उसके कंज्यूमर के इनकम से होगा। जैसे ही उसकी इनकम में क्या आता है, चेंजेस आता है, तो उसकी डिमांड में भी क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। ठीक है, और थर्ड आपके टाइप होगा आड़ी या तिरछी मांग। आड़ी या तिरछी मांग जिसे हम क्रॉस डिमांड कहते हैं, और क्रॉस डिमांड का जो रिलेशन होता है वो किसी प्रोडक्ट के जो सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होते हैं, जो उसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं या पूरक वस्तुएं होती है, उससे होता है। तो ये 3 तरह के आपके सामने क्या आ सकती है, डिमांड आ सकती है। मूल्य मांग का संबंध मूल्य से, कीमत से, प्राइस से होगा। ठीक है, सेकेंड है आय मांग। आय मांग का संबंध होगा उपभोक्ता की आय से, कंज्यूमर की इनकम से। इनकम के अकॉर्डिंग भी क्या होती है, डिमांड चेंज होती है। फिर बात करेंगे हम आड़ी या तिरछी मांग। आड़ी या तिरछी मांग क्रॉस डिमांड का रिलेशन होगा सब्स्टिट्यूट गुड से या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड से, जिसे हम प्रतिस्थापन वस्तुएं या पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो तीनों टाइप की जो डिमांड है उसको हम एक एक करके अभी पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला हमारे सामने है मूल्य मांग। ठीक है, मूल्य मांग प्राइस डिमांड जो है, प्राइस डिमांड को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राइस डिमांड क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में
किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अलग अलग प्राइस पर किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड की जाती है, अलग अलग प्राइस पर जो मात्रा खरीदी जाती है, वो उसकी क्या कहलाती है, कीमत या मूल्य मांग कहलाती है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अलग अलग या विभिन्न मूल्यों पर भी कह सकते हैं, अलग अलग मूल्य पर मांगी जाने वाली मात्रा, ठीक है, अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग प्राइस लेवल पर मांगी जाने वाली जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो यहाँ पे आपकी क्या कहलाती है, मूल्य मांग कहलाती है। ठीक है। अब देखिए मूल्य मांग, जब हम प्राइस डिमांड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बाकी जो फैक्टर है उन्हें हम क्या मान लेते हैं, फिक्स मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो अन्य सभी घटकों को स्थिर मानते हुए किसी वस्तु के अलग अलग मूल्य पर मांगी जाने वाली जो मात्रा होती है वो उसकी क्या कहलाती है, मूल्य मांग कहलाती है। ठीक है। डिफरेंट प्राइस लेवल पर मांगी जाने वाली मात्रा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम ये कह सकते हैं कि जो DA है, DA का मतलब क्या कह सकते हैं, डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है। डिमांड ऑफ ए गुड्स भी कह सकते हैं, या ए वस्तु की जो डिमांड है। ठीक है। ए वस्तु की डिमांड किसका फ्रैक्शन होती है, वो फ्रैक्शन होती है PA का। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि DA इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ PA। PA का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ ए आर्टिकल या प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है। ए क्या है, आपका प्रोडक्ट है, तो ए प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ही डिमांड, उसका ही क्या होती है, फ्रैक्शन होती है उसकी डिमांड। क्लियर है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये आपका इसका एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है। किसका, प्राइस डिमांड का। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो हम बात कर सकते हैं कि जो प्राइस है, प्राइस और जो डिमांड है, इन डिमांड में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, विपरीत, इनका क्या होता है, संबंध होता है, इनका एडवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है। विपरीत संबंध होता है दोनों में। कैसे विपरीत संबंध होता है कि किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो अगर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है रिलेशन कि जब प्राइस आपके अप जाएगी, ठीक है, बढ़ेगी, तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विपरीत संबंध बोलते हैं। ठीक है। तो प्राइस में, कीमत में और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, विपरीत संबंध होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में क्या होती है, कमी होती है, तो उसकी मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। और अगर किसी वस्तु की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विपरीत संबंध। तो मांग का और कीमत का आपस का विपरीत संबंध है, और जो किसी प्रोडक्ट ए की जो डिमांड है वो डिपेंड करेगी फ्रैक्शन ऑफ PA। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हम फलन भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में फलन भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसको एक डायग्रामिक अगर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखिए उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हम जो डायग्रामिक प्रेजेंटेशन करेंगे प्राइस डिमांड का, यहाँ पे देखिए एक ऐसा हम बना लेते हैं, ये OX हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ X, X आपका प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ X, X की क्या हो सकती है, मात्रा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सपोज करो X1, X2 और X या Q1, Q2, Q3 ले लेते हैं क्वांटिटी को, Q1, Q2 और Q3। ये आपकी क्या है, मात्राएं हैं। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी प्राइस P1, P2 और P3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका प्राइस क्या हो जाएगा, कम होगा, तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे प्राइस लेवल आएगा आपका, तो आपकी जो डिमांड है वो, जैसे जैसे प्राइस लेवल ऊपर जाता है आपकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए इसका जो कर्व बनता है वो कुछ
इस टाइप से बनता है। ठीक है, हम इसको ऐसा एक कर्व बना सकते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर प्राइस थोड़ी कम हो रही है तो क्वांटिटी और डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही प्राइस बहुत कम हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, इसमें कम प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की जा रही है और जैसे ही प्राइस थोड़ी बढ़ी तो क्वांटिटी यहाँ से कम हो गई और जैसे प्राइस और ज़्यादा बढ़ गई तो क्वांटिटी आप देख ही सक रहे हैं कि क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये क्या है, इसका प्राइस रिलेशन है, डिमांड का और प्राइस का रिलेशनशिप है। ठीक है, और विपरीत संबंध है क्योंकि एक के बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसी एक प्राइस पर बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसका क्या है, विपरीत संबंध है। ठीक है, तो ये थी इसकी मूल्य मांग, या हम इसको क्या कह सकते हैं, कीमत मांग। कीमत मांग के अंदर मांग को प्रभावित करने वाले दूसरे जो भी फैक्टर है उसको क्या मान लिया जाता है, स्थिर मान लिया जाता है, मतलब अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें स्थिर है, सिर्फ कीमत में अगर परिवर्तन हो तो फिर जो परिवर्तन होता है वो उसकी क्या कहलाती है, मूल्य मांग या कीमत मांग कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आय मांग। अब देखिए इनकम डिमांड क्या होता है, आय मांग क्या होता है। तो देखिए आय मांग के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत और दूसरे सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो अगर सब स्थिर रहे तो उपभोक्ता की जो आय के अंदर जो परिवर्तन आता है, कंज्यूमर की इनकम के अंदर जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो प्राइस में डिफरेंस होगा वो उसकी क्या होगी, इनकम डिमांड होगी। तो ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, बाकी जितने भी फैक्टर जो कि डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस ले लो, फिर बात करें हम जो कंज्यूमर की जो इंटरेस्ट है, जो टेस्ट है, जो वेदर है, पॉपुलेशन है, सब कुछ क्या है यहाँ पे स्थिर है। लेकिन यहाँ पे चेंज किस में होगा, इनकम के अंदर चेंज होगा। ठीक है, तो इनकम के अलग अलग लेवल पर जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं वो डिमांड उसकी क्या कहलाती है, इनकम डिमांड कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, विभिन्न आय स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली जो वस्तु की मात्रा है वो उसकी आय मांग कहलाती है। ठीक है, तो अलग अलग प्राइस लेवल पर अलग अलग डिमांड होगी। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, इनकम डिमांड कहेंगे। यहाँ पे जो डिमांड का रिलेशन है, डी ए का रिलेशन, वो फ्रैक्शन ऑफ किसका है, फ्रैक्शन ऑफ वाई ए है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वाई, वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब इनकम से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिमांड है, जो मांग है, वो उपभोक्ता की जो आय है उसका क्या है, फलन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम फ्रैक्शन की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बात समझ में आई है कि कीमत के अलावा उसकी इनकम में जो परिवर्तन होगा उसके अकॉर्डिंग अगर डिमांड में चेंजेस होते हैं तो वो उसकी क्या है, इनकम डिमांड है। ठीक है, या आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा जो है या वो उसके उस लेवल पर खरीदने के लिए जो तत्पर है वो ही उसकी क्या कहलाती है, आय मांग कहलाती है। समझ में आया, इनकम के अलग अलग लेवल पर मांगी जाने वाली मात्रा। ठीक है, ये हम ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इनकम में जैसे जैसे चेंजेस होता है तो जो कुछ गुड्स क्या होते हैं, सुपीरियर गुड्स कहलाते हैं। कुछ गुड्स क्या होते हैं, श्रेष्ठ वस्तुओं की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फैशन की चीज़ें हो गई, आराम या विलासिता की जो चीज़ें हो गई, लग्जरियस की जो चीज़ें हो गई, तो वो सब सुपीरियर गुड्स की कैटेगरी में आती है। और कुछ गुड्स कैसे होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है, कुछ गुड्स और सर्विस इन्फीरियर मतलब घटिया क्वालिटी के होते हैं। तो देखिए इनकम लेवल में जो चेंजेस आता है, तो इनकम लेवल में चेंजेस में यहाँ पर वस्तुओं की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ गुड्स या नेचर ऑफ सर्विसेज जो है वो भी यहाँ पे डिपेंड करता है। अब देखिए इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सुपीरियर गुड्स हैं, जो अच्छी क्वालिटी के लग्जरियस प्रोडक्ट है या लग्जरियस गुड्स है, जैसे हम बात कर लेते हैं आईफोन की। ठीक है, तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो उसकी क्या करेगा, डिमांड करेगा। ठीक है, तो सुपीरियर गुड्स के अंदर वो चीज़ें आती है, वो चीज़ें जो कि इनकम ज़्यादा होने पर ही खरीदी जा सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों की जो डिमांड होगी, उसका जो डिमांड कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जिसमें जितनी इनकम होगी डिमांड भी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। तो हाई इनकम पर डिमांड भी क्या रहती है,
रहती, हाई रहती है, और लो इनकम पर जो सुपीरियर गुड्स है उसकी डिमांड क्या रहती है, लो रहती है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो सुपीरियर गुड्स का आपके क्या है, डायग्राम है। सुपीरियर गुड्स में जो मांग डिमांड का जो कर्व बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे इनकम बढ़ेगी सुपीरियर गुड्स की जो आपकी डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और इनकम कम रहती है तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती है, आरामदायक विलासिता की जो वस्तुएं होती है उनकी डिमांड आपके यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इनकम बढ़ने पर, और कम होने पर कम हो जाती है। और इन्फीरियर गुड्स की बात करें, घटिया वस्तुओं की बात करें, तो घटिया वस्तुओं में वो चीज़ें आती है जो लोअर लेवल वाली इनकम वाले लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे इसमें ज़रूरत की चीज़ों की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है, अगर लेवल उसका इनकम का क्या रहता है, कम रहता है, तो उस लेवल पर घटिया वस्तुएं ज़्यादा खरीदी जाती हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, जैसे अच्छी इनकम होने पर जो टाटा नमक है वो खरीदा जाएगा। ठीक है, लेकिन इनकम कम रहती है तो दूसरा कोई भी ब्रांड यूज़ किया जा सकता है। सुपीरियर जो इन्फीरियर मतलब ब्रांड हो वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे घटिया वस्तुओं का मतलब ये है कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा अच्छी है तो हम शुगर यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारी इनकम क्या है, अच्छी नहीं है, इनकम अगर कम है तो हम उसकी जगह पे गुड़ यूज़ करेंगे या दूसरी कोई भी घटिया जो चीनी होगी वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लोअर लेवल पर या लोअर इनकम होने पर या कम इनकम होने पर जो इन्फीरियर गुड्स है उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इन्फीरियर गुड की डिमांड कम इनकम पर ज़्यादा होती है और ज़्यादा इनकम पर इन्फीरियर गुड जो घटिया वस्तुएं हैं उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसको Q1 लिख लेते हैं और इसको Q2 लिखते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे समझ में आया आपको। इन्फीरियर गुड मतलब घटिया वस्तु है। जैसे इनकम बढ़ेगी तो घटिया वस्तुओं का उपयोग क्या कर लोगे, कम कर लोगे, और जैसे इनकम कम रहेगी तो घटिया वस्तुओं का यूज़ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इन्फीरियर गुड्स है और ये आपके क्या है, सुपीरियर गुड्स है। ठीक है, तो सुपीरियर और इन्फीरियर गुड्स भी इनकम के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, जो डिमांड है उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड टाइप है क्रॉस डिमांड, आड़ी तिरछी या फिर क्रॉस डिमांड। तो देखिए क्रॉस डिमांड का जो रिलेशन है वो किससे है, वो है रिलेटेड गुड से। रिलेटेड गुड का मतलब संबंधित वस्तुओं से। तो किसी वस्तु की कीमत किसी वस्तु की जो मात्रा है, किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में उसकी संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन से जो बदलाव आता है वो उसकी क्या कहलाती है, आड़ी तिरछी मांग या क्रॉस डिमांड कहलाती है। अब देखिए क्रॉस डिमांड में क्या होता है, न तो प्राइस को न ही इनकम को, दोनों को ही कंसिडरेशन में नहीं रखा जाता है, दोनों को ही क्या मान लिया जाता है, स्थिर मान लिया जाता है। आय, कीमत, रुचि वगैरह जो कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं उन सबको स्थिर मानते हुए संबंधित वस्तुओं के जो कीमत में परिवर्तन होता है उसकी वजह से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है वो उसकी आड़ी तिरछी या फिर क्रॉस डिमांड कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी बात की है। रिलेटेड गुड्स मतलब संबंधित वस्तुएं, पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट से जो रिलेटेड गुड्स हैं उसकी अगर प्राइस में चेंजेस हो जाता है तो उसकी वजह से जो भी चेंजेस होगा डिमांड में वो उसकी क्रॉस डिमांड कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन का पॉइंट क्या रहेगा, रिलेटेड गुड्स। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दूसरे प्राइस जो संबंधित वस्तुएं हैं उसकी प्राइस से रिलेशन देखा जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाएगी क्रॉस डिमांड। अब देखिए जो रिलेटेड गुड्स हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर हम रिलेटेड गुड्स की बात करें तो वो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं रिलेटेड गुड्स, एक तो हो सकता है वो प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है, संबंधित वस्तुओं में पहली वस्तुएं कैसी होगी, प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, और दूसरी होती है पूरक वस्तुएं जो कि होगी आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, रिलेटेड गुड्स है किसी प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे हम क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करें, प्रतिस्थापन वस्तुओं की अगर हम बात करें तो वो कौन सी वस्तुएं होती हैं, तो प्रतिस्थापन वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिनका उपयोग किसी दूसरी वस्तु की जगह पर किया जा सकता है या उसकी जो डिमांड है
उसको हम स्थापित कर सकते हैं या प्रतिस्थापित कर सकते हैं किसी दूसरी वस्तु से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाय को कॉफ़ी से कर सकते हो, गेहूं को चावल से कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो होती है वो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है जो कि एक दूसरे की जगह पे यूज़ की जाती है, तो उन्हें हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइजेस में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो हमारा डिमांड है, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है, उसमें भी क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं टी और कॉफ़ी का, ठीक है। अगर टी की प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, अगर चाय की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो कॉफ़ी की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, आपके बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही चाय की प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर चाय का जो कंजप्शन है वो कम कर देगा, कंज्यूमर चाय का उपयोग कम करेगा, उसका कम उपभोग करेगा, और किसका उपभोग करेगा, कॉफ़ी का उपभोग करेगा। क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस अभी क्या है, कम है या स्थिर है, तो हम कॉफ़ी का उपयोग करना स्टार्ट कर देंगे। तो कॉफ़ी की जो क्वांटिटी है, कॉफ़ी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे फिर चाय की कीमत में थोड़ी गिरावट आती है या चाय की कीमत थोड़ी सी कम होती है तो कॉफ़ी की जो मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर कीमत बिल्कुल ही कम हो जाती है तो कॉफ़ी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग चाय पीना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि चाय की प्राइस क्या चल रही है, कम चल रही है, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ जाएगी तो कॉफ़ी की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट है। तो प्राइस का जो सब्स्टिट्यूशनल गुड्स की प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में और उसकी डिमांड में जो चेंजेस होता है वो क्या कहलाता है, आपके आड़ी तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड कहलाता है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। अब दूसरी बात करें पूरक वस्तुएं, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें साथ साथ में यूज़ की जाती हैं, मतलब एक चीज़ के बिना दूसरी चीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेन और इंक की बात करें तो क्या बिना इंक के हम पेन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम कार और पेट्रोल का ले सकते हैं, ठीक है। कार और पेट्रोल भी एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। फिर हम और किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंक हो गया, पेन हो गया, फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्यूब और टायर्स का, ठीक है। ट्यूब और टायर भी एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं। और हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाय और दूध का, क्योंकि बिना दूध के चाय नहीं बन सकती। तो ये सारे एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में चेंजेस होता है तो पर्टिकुलर किसी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इनका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, डिमांड कर्व देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने लिखी है प्राइस ऑफ पेन, पेन की प्राइस लिखी है, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इंक, वो इंक की क्वांटिटी मैंने लिखी है। तो देखिए जैसे ही जैसे प्राइस P1 की अगर हम बात करें, P1 मतलब पहली प्राइस की बात करें पेन की, तो जब पेन की प्राइस कम थी तो जो इंक है वो ज़्यादा यूज़ की जाती थी, क्योंकि पेन भी ज़्यादा खरीदी जाती थी और ज़्यादा यूज़ की जाती थी, तो उसकी इंक जो है वो भी क्या, ज़्यादा यूज़ की जाती थी। फिर जैसे ही प्राइस में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट होता है, तो फिर इंक की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, डिमांड है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेन यूज़ करना कम कर लेते हैं लोग प्राइस इंक्रीज होने पर, तो उसकी इंक भी क्या हो जाएगी, कम यूज़ होगी। फिर हम बात करें P3 पे, तो P3 पे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी जो मात्रा है, जो डिमांड है, वो भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिनका यूज़ एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते। तो किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में अगर चेंजेस होता है तो उसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जो क्वांटिटी है, उसमें भी क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशनल की बात करें तो एक की प्राइस में इंक्रीमेंट होता है तो दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसको हम बोलेंगे आड़ी तिरछी या क्रॉस डिमांड कहेंगे, ठीक है। और इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड के अलावा हमारे पास में यहाँ पे जॉइंट डिमांड
डिराइव डिमांड और कंपोजिट डिमांड भी होती है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, संयुक्त मांग मतलब जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होगा कि जब आप किसी चीज़ की डिमांड करोगे तो साथ में आपको दूसरी चीज़ की भी डिमांड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेन यूज़ कर रहे हो तो इंक की भी डिमांड साथ में होगी, ठीक है। आप कार यूज़ कर रहे हो तो पेट्रोल की डिमांड भी साथ साथ में होगी। तो मतलब कि जब कोई प्रोडक्ट, दो या दो से प्रोडक्ट साथ में यूज़ किए जाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट डिमांड कहते हैं। जैसे कि चाय के लिए आपको दूध की और आपको शुगर की ज़रूरत होगी तो वो आपकी क्या है, जॉइंट डिमांड है। वो सिर्फ चाय की डिमांड नहीं है, चाय की डिमांड के साथ में वो किसकी डिमांड हो जाएगी, शुगर और मिल्क की भी डिमांड हो जाएगी। तो जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की साथ साथ में डिमांड होने लग जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड कहते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड आपके सामने आ जाती है व्युत्पन्न मांग, जिसे हम बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को जन्म देती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, डिराइव्ड डिमांड कहलाती है, व्युत्पन्न मांग कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि आपको हाउस बनवाना है तो हाउस बनवाने के लिए आपको ईंटों की, सीमेंट की, चूने की, सबकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो एक चीज़ की जो डिमांड है वो दूसरे चीज़ की डिमांड को क्या करती है, जन्म देती है, दूसरे चीज़ की डिमांड को उत्पन्न करती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, डिराइव्ड डिमांड कहलाती है। फिर थर्ड आपके आ जाता है सामूहिक या मिश्रित मांग, कंपोजिट डिमांड। तो कंपोजिट डिमांड के अंदर क्या आ जाता है कि एक ही प्रोडक्ट का बहुत सारा यूज़ हो सकता है। जैसे हम बात करें चने के दाल की, तो चने के दाल के बहुत सारे यूजेस हैं। उससे हम बेसन बना सकते हैं, उससे हम नमकीन बना सकते हैं, उससे हम मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो चने की दाल होगी, चने की दाल की जो मांग होगी, जो डिमांड होगी, उसको हम क्या कहेंगे, सामूहिक डिमांड कहेंगे, मिश्रित मांग कहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ चने के दाल की मांग नहीं है, वो चने के दाल के साथ में बेसन की, नमकीन की और मिठाइयों की भी मांग है। इसी वजह से लोग शायद चने की दाल खरीद रहे हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, सामूहिक या मिश्रित मांग कह सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपके तीन अलग से जो डिमांड के टाइप थे वो भी हमने देख लिए, और इनकम और प्राइस और क्रॉस डिमांड भी हमने देखे हैं। इससे आगे जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।